नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति, इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं, पार्ट ऑफ फन एकेडमी। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छी तरह आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो यूपी के विद्यार्थियों, फटाफट से एक बार बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इसको देख सके, पढ़ सके और सभी को फायदा मिल सके। साथ में आपके लिए गुड न्यूज है कि अनअकैडमी वाईफाई स्टडी ने आपके लिए 2 चैनल लॉन्च किए, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट नाम से। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल गणेश 10 लगा सकते हो, 10% छूट मिलेगी। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दो बच्चों यार, ताकि बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ सके, सभी को फायदा मिल सके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ लें। आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो हमने 3 भेद पढ़ लिए थे, आज चौथे पे बात करेंगे। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। आज हम जो बात करेंगे विद्यार्थी, वो करेंगे मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुख आकृति के आधार पर कौन कौन से स्वरों में क्या भेद होते हैं, इन पर हम परिचर्चा करेंगे। देखो, इससे पहले आपको मैंने उच्चारण स्थान, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ाया था, जीभ के भाग के आधार पर पढ़ाया था, और इसके बाद में मैंने आपको दोस्तों होस्ट आकृति के आधार पर पढ़ाया था। और कल एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था, सर मुख आकृति के आधार पर पढ़ाइए। एक तो देखो दोस्तों, होता है विवृत स्वर होता है। एक आपने नाम सुना होगा दोस्तों, अर्ध विवृत होता है। ठीक है ना? आराम से पढ़ो एक एक चीज को विश्लेषण के साथ। एक दोस्तों संवृत होता है, ठीक है ना? और एक जो है वो होता है बच्चों अर्ध संवृत होता है। तो पहला प्रश्न तो ये हर एग्जाम में, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, मुख आकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। पहला जो है आपका वो होता है दोस्तों, जो है वो होता है आपका मुख आकृति के आधार पर। पहला जो होता है मुख आकृति के आधार पर होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों विवृत होता है, एक संवृत होता है, एक अर्ध संवृत होता है। अब देखो इन चीजों को ध्यान से, विवृत के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विवृत का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, उसका मतलब होता है खुलना। क्या होना दोस्तों? खुलना। और संवृत की बात करें तो इसका मतलब होता है बंद होना। शाब्दिक अर्थ पढ़ा रहा हूं, अभी कुछ चीजें और नहीं पढ़ाई है मैंने आपको ना। तो सीधी सी बात है, वह स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख सर्वाधिक खुलता हो, वह स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख सर्वाधिक खुलता तो दुनिया में एक ही है, और वो कौन है बच्चों? आ। इसका उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा खुलता है, और वो कौन है? आ है दोस्तों। इसके बाद है अर्धविवृत। तो देखो, अर्ध का मतलब आधा और विवृत का मतलब वही खुलना, यानी वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग आधा खुलता हो। ध्यान से सुन लो दोस्तों, वह स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख लगभग आधा खुलता हो उसे अर्धविवृत कहा जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं? ये ए होता है, ये ए होता है, ये ओ होता है, और ये फलुत वाला भी इसमें ले लिया जाता है। तो ये होते हैं अर्धविवृत होते हैं। अब जो तीसरी टाइप है दोस्तों समृत। लेकिन समृत का मतलब ये नहीं कि बंद हो जाना साहब। समृत का मतलब बंद होने का मतलब है कि जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहे। ध्यान से समझो, उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहे, उन्हें समृत कहते हैं। और ये होते हैं दोस्तों ई, ई, ए, ए और री होता है। ये यहाँ पर समृत की श्रेणी में आते हैं। अर्ध समृत, अर्ध समृत का मतलब होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख बंद सा रहे, यानी बंद सा रहे लेकिन बंद होने के कगार पे रहे। और कगार का मतलब होता है किनारा। यानी आपको मैं ये समझाना चाहूंगा दोस्तों कि जिनको बोलते ही, समझ रहे हो मेरी बात, जिनको बोलते ही मुख बंद हो जाए, और वो ए होता है, ए और ओ। और नहीं मानते हो दोस्तों तो दोनों का उच्चारण करके देख लो। आप जैसे इन दोनों का उच्चारण करोगे तो वैसे आपका मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इन्हें अर्ध समृत स्वर कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना?
और कगार से मुझे वो कवि की पंक्तियां याद आ जाती हैं जो कहा करते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात ये तो कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया किनारे हैं। तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना अपने बाबू। अब दोस्तों कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे यूपी एसआई का दे रहे हो दोस्तों, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, चाहे आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, यहां से हर बार एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों के चार भेद होते हैं। एक विवृत होता है, एक अर्ध विवृत होता है, एक संवृत होता है, एक अर्ध संवृत होता है। बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है बच्चों? फटाफट से बताओ मुझे, थम्स अप करके बताओ कि हाँ गुरुजी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीख ली है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लियर छाप लो एक बार अपने खोपड़े में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये टाइप और भी पढ़ लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखो दोस्तों, पहला मैं लिख देता हूं यहां पर कंठ, ठीक है ना? दूसरा है दोस्तों तालव्य, तीसरा है दोस्तों मूर्धन्य, चौथा है यहां पर ओष्ठ्य। चार ये मुख्य हो गए, पांचवा और छठा भी पढ़ेंगे। फिर है आपका दोस्तों कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो गया एक ये, और एक है आपका, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, कंठोष्ठ्य, कंठ और होठों से बोले जाने वाला। तो देखिए 6 भेद होते हैं इसके। उच्चारण काल, उच्चारण स्वरों के वर्गीकरण में कितने भेद माने गए हैं दोस्तों? 6 भेद यहाँ पर माने गए हैं। अब देखिए कौन कौन से 6 भेद है साहब। पहला कंठे है, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा ओष्ठ्य, पांचवा कंठ तालव्य कंठोष्ठ्य। सीधी सी बात है कि जिनका उच्चारण कंठों से होता है उसे कंठे कहेंगे, जिनका तालु से होता है तालव्य कहेंगे, मूर्धा से होगा मूर्धन्य कहेंगे, होठों से होगा ओष्ठ्य कहेंगे, और कंठ तालव्य से कंठ तालव्य और ओष्ठ्य कहेंगे। तो दोस्तों कंठ से दो ही शब्द बोले जाते हैं और वो होता है ए और आ, ये हो गए बच्चों कंठ। तालव्य से जो बोले जाते हैं वो होता है ई, ई, ए, आई। मूर्धन्य से सिर्फ और सिर्फ री बोला जाता है, और होठ से ऊ, ऊ, ओ और ओ बोला जाता है। तो ये टोटल 11 स्वर आपके हो गए हैं जो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है। अभी हमने दोस्तों स्वरों का ही वर्गीकरण किया है, ना कि किसी अन्य का। अब कंठ तालव्य, यानी कंठ से भी बोला जाए और तालव्य से भी बोला जाए, तो ए और ई से क्या बनेगा? ये ए और ये ए, ये कंठ तालव्य में आ गए। और कंठोष्ठ्य में आ गए हैं दोस्तों आपके ओ और ओ, क्योंकि दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे बहुत ही गजब तरीके से। नहीं समझ में आए तो बात को ध्यान से समझ लो बच्चों। ये ए और ई से मिलकर बना है, ये ए और ए से मिलकर बना है। ऐसे ही ये ओ ए और ऊ से मिलकर बना है, ये ए और ये इस ओ से मिलकर बना है। तो बात को अब समझो,
ए क्या है? कंठे। उ क्या है? होस्टे, तो कंठोष्टे हो गए। इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। तो बच्चों बताओ मुझे 6 का 6 समझ में आ गया कि एक बार फटाफट से मुझे बताइएगा कि हाँ गुरुजी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो मामला हो गया हमारा स्वरों का। स्वरों की चारों पांचों 5 टाइप आपको मैंने पढ़ाई है। एक मैंने आपको याद दिला दूं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ाया है, एक जीभ के भाग के आधार पर, एक ओष्ठाकृति के आधार पर, एक मुखाकृति के आधार पर, और एक उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करवाया है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो मुझे एक बार फटाफट बता दो कि यहाँ तक सारा मामला सही है ना? शाबाश, वेरी गुड। अब चलते हैं दोस्तों, व्यंजन पे हम चलते हैं दोस्तों। किस पे चलते हैं? व्यंजन पे हम चलते हैं, और व्यंजनों पर हम बात करते हैं कि व्यंजन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ टॉपिक डालो दोस्तों आप, व्यंजन। तो देखो दोस्तों, व्यंजन क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ कि व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, फटाफट बताइए। आप में से कौन बताएगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जल्दी बोलो बच्चों, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? नहीं याद है? देखो बिल्कुल सिंपल है। इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, वे ध्वनियां, ठीक है ना, वे ध्वनियां जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो, लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती हो, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ध्यान से समझ लो, वे ध्वनियां जिनका लेखन, यानी हम लिख तो सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कै को लिख दिया, लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो, लेकिन दोस्तों जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो कै के साथ क्या बोलेगा? ए। यानी दोस्तों आप नोट यहां पर लिख सकते हो, नोट, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है। ये बात आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है दोस्तों। ये बात सदैव आपको याद रखनी है कि प्रत्येक व्यंजन में एक क्या होता है बच्चों? स्वर होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ गुरुजी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है बहुत ही गजब तरीके से। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ तक मामला सही है भाई, है ना? जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है, और प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम व्यंजन एवं व्यंजनों के प्रकार हम पढ़ेंगे, या हम ये कह सकते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करते समय फेफड़ों में उठने वाली वायु मुखवीर से उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले, यानी मुख में जीभ के साथ टकराए, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब दोस्तों हम पहले व्यंजन पढ़ते हैं, और हम पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। टॉपिक डाल लो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। इनकी परिभाषा लिखोगे स्पर्श व्यंजनों को भी, क्या करोगे यार? वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा आदि से होता है, लिखा देता हूं। वे व्यंजन
जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के आदि स्थानों के स्पर्श से होता हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इधर तो लिख लो दोस्तों उच्चारण स्थान, यहां तो लिख देता हूं मैं उच्चारण स्थान। तो देखिए पहले मैं उच्चारण स्थान लिख देता हूं, परिभाषा आप समझ ही गए होंगे, कंठ तालव्य मूर्धा से होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं कंठे, तालव्ये, मूर्धन्ये, दंते और होष्ठे। यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं व्यंजन। वर्ग लिख देता हूं मैं, कलर बदल लेते हैं एक बार, देखो क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, सॉरी त वर्ग और प वर्ग है ना, ये त वर्ग है दोस्तों। जैसे स्पर्श व्यंजन है ना, तो अपन लिख लेते हैं यहां पर, देखो क, ख, घ, घ अण। आगे लिखा मैंने च, छ, झ, झ अण। ऐसे ही ट, ठ, ठ, ठ अण। ऐसे ही त, थ, ध, ध न। और ऐसे ही प, फ, भ, भ और म। ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल सही नहीं है विद्यार्थियों। अभी इसमें कुछ अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनके नीचे अलंत नहीं लगेगा तब तक ये शुद्ध नहीं होंगे। तो याद रखना सबके नीचे ये अलंत होता है बच्चों, तब जाके ये क्या होंगे, शुद्ध माने जाते हैं, अन्यथा ये शुद्ध नहीं होते, क्योंकि इनमें फिर व्यंजन बाहर निकाल दिया। तो ये दोस्तों कै च वाली लाइन, जो कै वाली लाइन है उसका उच्चारण स्थान कंठे से होता है, कंठों से बोले जाते हैं। और जो च वाली है, देखो तालव्य में यूं जीभ रहती है, ऊपर टच करती है, च च ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टच कर रहा है। मूर्धन्य में जीभ ट ढ ढ ढ फेंक रही। दंत में जब तक दांत दोनों मिलेंगे नहीं तब तक तय वाली लाइन उच्चारण नहीं होगी, यानी जीभ दांतों के बीच में आती है, और जब तक होठ नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ पर प वाली। इनको दोस्तों दूसरा नाम दिया गया है वर्गीय व्यंजन। और याद रहे वर्गीय व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों 25 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 25 मानी जाती है। लेकिन दोस्तों इन पांचों को यहाँ पर याद रहे, इन पांचों को यहाँ पर एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है इनकी, और इनको कहा जाता है नासिक के व्यंजन कहा जाता है, यानी इनका उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए इन्हें नासिक के। तो सबसे पहले याद रखना स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये वर्ग है, इसको अपन क वर्ग नाम से, च वर्ग,
तय वर्ग, तय वर्ग, पय वर्ग। तो देखो दोबारा मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जहां से अपने स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया था अपने दोस्तों मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। चार भेद होते हैं। विवृत का मतलब खुलना, एक ही शब्द है जिसमें सबसे ज्यादा खुलता है आ। अर्ध मतलब आधा खुले। समृद्ध का मतलब बंद सा रहे, अर्ध समृद्ध। यहाँ तक भी चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, वही हम व्यंजनों में पढ़ रहे हैं। इसके बाद स्वर वे ध्वनियां जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और एक बात आपको याद रखनी है, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है और व्यंजनों की संख्या बहुत सारी होती है, लेकिन जो कंठ, तालु, जीभ और आदि से बोला जाता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब प्रश्न कैसे आते हैं, तो प्रश्न सीधा आएगा, कौन सा का उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन से का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठा कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, दंते कौन सा है, होष्ठ्य कौन सा है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां तक मुझे आप बताइए दोस्तों कि सारी बातें क्लियर हो गई नहीं हुई भाई आपकी। यहाँ तक बताइए मुझे दोस्तों कि हाँ गुरुजी अब सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है और हमने बहुत ही गजब तरीके से सारी चीजें विश्लेषण कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से बताइएगा दोस्तों। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों अगर अनअकैडमी प्लस पे आपको पढ़ना है तो आप किसी भी कैटेगरी में अगर हिंदी पढ़ना चाहते हो तो आप वहां पर गणेश 10 लगा सकते हो। गणेश 10 लगाकर आप 10% की छूट प्राप्त कर सकते हो। साथ में दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है t.me वाईफाई स्टडी गणेश सर नाम से, साथ में फेसबुक पेज है गणेश सर हिंदी नाम से, उससे भी आप जुड़ सकते हो, उससे फॉलो कर सकते हो। साथ में अकेडमी वाईफाई स्टडी ने 2 चैनल लॉन्च किया दोस्तों, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट नाम से, तो वहां से भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि क्या और अच्छा हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चे देख सके, पढ़ सके, सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।